बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में, जहां हम जानेंगे हेरिडिटी से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ईएमआरएस के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता था वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम हमेशा एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं। एक चैप्टर डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे और कौन से क्वेश्चन के साथ हम करते हैं। वो हमेशा वीडियो अपलोड होती रहती है आपके चैनल पे, तो आप ज़रूर जा कर के चैनल पे विजिट करें और देखें कि कैसे क्या बनता है क्वेश्चन और कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने फाइनल एग्जाम्स में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हम हेरिडिटी के बारे में जानेंगे। हेरिडिटी में आखिरकार ऐसा क्या होता है जो हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, ऐसा क्या है कारण जो पेरेंट्स की हरकतें या बहुत सारी बातें हमसे मिलती जुलती। आज हम सब कुछ इस हेरिडिटी के चैप्टर में पढ़ करके ये सारी बातें को अच्छे से जान लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टर्म आता है हेरिडिटी। कि अभी हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी एक प्रोसेस है जो पास होता है हमारे हर जनरेशन टू जनरेशन, हमारे पेरेंट्स से लेकर के हमारे अंदर या फिर हमसे हमारे बच्चों के अंदर। किसकी हेल्प से? जीन्स की हेल्प से। सपोज देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है सैफ अली खान के बेटे हैं, ये शाहरुख खान के बेटे। अब इनका फेस सिमिलर शाहरुख खान जैसे कैसे मिल रहा है? क्योंकि शाहरुख खान का जो जीन्स है वो इनके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रेट्स जो उनके थे इनके अंदर ट्रांसफ़र हुए इस वजह से। सेम इनके भी फेस में आप देख रहे हो सिमिलरिटी अपने पेरेंट्स से। तो यही हेरिडिटी बेसिकली यही है, जो चीज़ पास आउट हो रही है हमारे जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो है हेरिडिटी के टर्म से। ठीक है, नाउ देखो वेरिएशन। हेरिडिटी तो हो गया एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। अब ये वेरिएशन का क्या लोचा है वो देखते हैं। देखो, small difference in character or traits among individual of the same species are called a variation। यानी कि थोड़ा बहुत अंतर किसी एक इंडिविजुअल के अंदर किसी प्रकार के लक्षण से या फिर किसी प्रकार का ऐसा बाहरी आवरण से जो आपको लग जाएगा कि हाँ चेंजेस आ रहा है, वो चीज़ हो जाता है वेरिएशन। अब सपोज मैंने तो आपको बताया कि हेरिडिटी मतलब होता है कि जीन का ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से। ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो होंगे उनका जीन हमारे अंदर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर मुझे ये बताओ, हम अपने पेरेंट्स की तरह हूबहू दिखने वाले मतलब बन जाएंगे, तो हमारे पेरेंट्स और हम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन यही होता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ आना, साथ ही साथ हमारा पेरेंट्स का जो भी है मतलब उनका स्ट्रक्चर या चाहे फिर उनका कोई भी चीज़ बिहेवियर वाइज या कलर वाइज वो हमारे अंदर आ सकता है। ये चीज़ हो गया वेरिएशन का मतलब और डिफरेंस। ठीक है, वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू एरर्स इन अ डीएनए, कॉपिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, वेरिएशन तब आता है जब रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए की कॉपी होती है और उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, उस वजह से वेरिएशन देखा जाता है। सपोज आप बहुत लोगों के आई के कलर में देख सकते हो कि देखो यहाँ पे किसी का आई का कलर कुछ होता है, किसका आई का कलर कुछ और होता है। ये क्या है? वेरिएशन। अब हर किसी के माता पिता हैं, हर किसी के पास उनका अपना जीन है, वो उनके अपने बच्चों में अलग अलग तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो किसी के माता पिता की आई आई का जो कलर है वो ब्लैक था, तो उसके बच्चों के अंदर भी ये आएगा कॉमनली चीज़ कि उनके आई का कलर ब्लैक होगा। हाँ, पता है एक और चीज़, वेरिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा जनरेशन पे भी डिपेंड करता है। जनरेशन गैप भी देखा जाता है वेरिएशन के अंदर। सपोज बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि किसी के नाना जी या फिर दादाजी, उनका अगर आई का कलर डिफरेंट था बाकी लोगों से, तो सपोज उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में देखा जा सकता है वेरिएशन। क्यों? क्योंकि वो उसके जनरेशन से आ रहा है, इस वजह से। इसीलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि कभी भी शादी वादी की बातें होती है तो देखा जाता है कि इनके फैमिली में किसी को कि ऐसी कोई रेयर डिजीज़ तो नहीं है या फिर कोई ऐसा रेयर ऑब्स्टेकल तो नहीं है, जस्ट लाइक बॉडी में कोई भी तरह का पैरालिसिस या फिर कोई भी बोल सकते हैं आप ये कि वो फिजिकली डिसेबल तो नहीं है किसी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें क्यों देखी जाती है? इसी वजह से, ताकि उनको समझ में आए, ताकि उनके बच्चे में जो है वेरिएशन ना शो हो, उनका बच्चा जनरल नॉर्मल ही पैदा हो, इस वजह से। ठीक है, देखो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, इसमें सिंगल पेरेंट्स का काम होता है, ये सिंगल सेल से भी रिप्रोड्यूस करता है, तो इसमें बहुत ही लिटिल वेरिएशन होने के चांसेस है। बेसिकली हम एसेक्सुअल को ना एक कह सकते हैं फोटोकॉपी के रूप में। फोटोकॉपी समझते हो ना कि फटाफट फटाफट फोटोकॉपी हो गया, एक तरह का बात खत्म, वही हो गया एसेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्सअप हो रहा होता है दो पेरेंट्स से, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। आओ अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है? वेरिएशन प्रोवाइड्स डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। ऑब्वियस सी बात है, सारे ही लोग ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हर लोगों में अंतर कैसे आएगा? वेरिएशन से अंतर आएगा। उसके फादर का कलर आपके ऊपर आएगा, उसका उसका जो मतलब जो उसके पापा है उसी का कलर उसके ऊपर आएगा, उसका जो आई का कलर है वैसा ही रहेगा, उसका हाइट वैसा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? वेरिएशन क्रिएट करती है। वरना मान लो सब आदमी एक ही तरह का हो जाएगा, एक ही लंबाई का हो जाएगा, एक ही जैसा हो जाएगा, तो आप किसी के अंदर किसी के बीच में अंतर नहीं ना पहचान सकते हो, सेम ही रहेगा ना। इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दे हेल्प ऑर्गेनिज टू अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, सपोज सोचो कोई बच्चा जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है, इसके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर अडेप्ट करने की क्षमता होगी वो नॉर्मल बिहार और यूपी में रहने वाले बच्चे के अंदर से डिफरेंट होगी। इसके पास कम्प्लीटली कोल्ड क्लाइमेट होगा, इसके पास कम्प्लीटली हॉट क्लाइमेट का अडेप्टेशन होगा। तो ये चीज़ कैसे होगा? जब तक वेरिएशन नहीं होगा जगह को लेकर के, हमारे सराउंडिंग को लेकर के और बच्चों के अंदर होकर के। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरिएशन। सम वेरिएशन आफ्टर सर्वाइवल एडवांटेज रेसिस्टेंस, जैसे कि डिजीज, एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम। अब कुछ वेरिएशन क्या होता है, फ़ायदेमंद भी होती है। सपोज मान लो कि आप देख सकते हो कि कुछ लोग फॉरेनर से भी शादी करते हैं, तो फॉरेनर्स के अंदर जो एडेप्टेशन है उनको उनके क्लाइमेट को लेकर के, अगर वो कोई नॉर्मल जैसे कि कोई इंडियन से ही शादी कर रहा, तो उसका जो एडेप्टेशन है उसके क्लाइमेट को लेकर के, उसके सराउंडिंग को लेकर, वो उन दोनों के बच्चे में भी देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मदर पेरेंट्स का जीन ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वहाँ पे तो बहुत सारा वेरिएशन देखता है। तो इस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ होता है ना, बच्चा सीख लेता है अपने वो जेनेटिक की वजह से भी, जहाँ वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। They ensure the continuity of a species by enabling some individual to survive even other perish। बहुत मुश्किल जगहों पे भी अगर है उनका जीन ऐसा कि रह सकता है, तो ऑब्वियस सी बातें रह सकते हैं। आओ कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं जब हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी की। सबसे पहले तो बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये क्या करता है, बेसिकली ये एक डबल स्ट्रैंड मेम्ब्रेन मतलब डबल स्ट्रैंड होता है, जिसका जो है थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और कहाँ रहता है? हमारे न्यूक्लियस में रहता है। यही जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और यही जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे फंक्शन में। इसलिए डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए बेसिकली जैसे कह सकते हैं कि हम बोलते हैं ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज सेल, वैसे ही जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट और कॉमन यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज डीएनए बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए से ही हेरिडिटी पूरा डिपेंडेंट है। डीएनए के ऊपर ही पूरी बातें होती है हेरिडिटी की, ठीक है। नाउ क्रोमेटिन की बात करते हैं। डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म जो होता है उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। यही मतलब एकदम कंडेंस होकर के फॉर्म रहता है कहाँ? डीएनए के अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोजोम, और जब ये कंडेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्रोमोजोम बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बना हुआ है। अब ये बहुत बार ऐसे 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 कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर के क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर देगा। क्रोमेटिन बनने के बाद ये एक क्रोमोजोम का रूप ले लेगा इस तरह का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लग सकते हो। ना क्रोमोजोम देखते हैं। क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, किससे बना हुआ होता है? जो कि डीएनए से और प्रोटीन से। ये कैरी करता है जीन को, जो कंटेन करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल आखिरकार होता क्या? हैप्लॉइड सेल में ना बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है जिसका नंबर है सिर्फ और सिर्फ जैसे 23। हम बोलते हैं ना ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम्स हैं। ये हम बोलते हैं ना, तो यहाँ कब बोलते हैं? जब एक हैप्लॉइड सेल की हम बात करते हैं
दो हैप्लॉइड सेल यानी डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो वो सारे क्या आ जाते हैं 46 में, लेकिन वहीं जब हम सिंगल की बात करेंगे तो क्या आएंगे 23 नंबर्स उनका। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम ये जो है फॉर्म होता है किसकी मदद से, मियोसिस की मदद से। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैमेट जैसे कि स्पर्म वाला हो गया, एक सेल हो गया, ये सारे क्या सिंगल सेल जो आएंगे ना वो सारे क्या कहलाएंगे, हैप्लॉइड सेल। आप देख सकते हो ये कभी भी जोड़े में नहीं रहता है, ये हमेशा सिंगल रहता है। लेकिन डिप्लॉइड सेल के अंदर ना दो सेट रहता है, 2n यानी कि हमारा 46 क्रोमोसोम। जब हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम तो किसको काउंट आउट कर रहे हैं, तो डिप्लॉइड सेल्स को कर रहे हैं। ये रिजल्ट होता है माइटोसिस का, ठीक है। ये मेनली कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में, जो क्या करते हैं जैसे कि हमारा नर्व सेल हो गया, मसल सेल हो गया, ये सारा क्या होता है हमारा डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। अब हम फीचर्स देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं सबसे पहले वेरिएशन कहाँ कैसे होता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली फोटोकॉपी है, ये समझ लो फोटोकॉपी। फोटोकॉपी है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ओनली ड्यू टू अ स्मॉल डीएनए कॉपी एरर, इसमें बहुत ही कम एरर दिखता है, इस वजह से वेरिएशन बहुत कम होता है। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल जो है दो पेरेंट्स से आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन और जेनेटिक डीएनए का एरर जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन बहुत होता है। लेकिन वही अमाउंट की बात की है तो हमने बहुत कम कहाँ एसेक्सुअल में और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल में। ऑफ स्प्रिंग का अपीयरेंस कैसा हो सकता है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया बन रहा है बच्चा या फिर डॉटर सेल या फिर न्यू जो भी चीज़ ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके अंदर कैसा अपीयरेंस हो सकता है। तो देखो एसेक्सुअल फोटोकॉपी है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिखेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान के अंदर आ रहा है, इस वजह से डिफरेंसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि बैक्टीरिया अगर डिवाइड करती है तो बिल्कुल अपनी सेम कॉलोनी बनाती है, कोई डिफरेंट कॉलोनी नहीं बना रही होती है, उसका जैसा पहले का चल रहा था वैसा ही सेम बन रहा। लेकिन वही अगर ह्यूमन और एनिमल्स की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसा कि हम और आप देख सकते हैं हम अपने मम्मी पापा से बिल्कुल मिलते जुलते हुए नहीं रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर रहता है, हूबहू हम उनके जैसे नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ हो गया। फिर रीज़न देखते हैं क्योंकि ए सेक्सुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इनका दो जेनेटिक मटेरियल आपस में आता है, कंबाइन करता है, न्यू चीज़ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो डाइवर्सिटी पॉपुलेशन होता है किसके अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हाई डाइवर्सिटी का पॉपुलेशन होता है, क्योंकि इससे ही डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होती है बहुत सारी वेरिएशन से। ना देखो ट्रेट्स, ट्रेट्स बेसिकली क्या कह सकते हैं, किसी का कोई लक्षण कि वो कैसा दिख रहा है, ये चीज़ हम कैसे पता चलेंगे ट्रेट्स से। ट्रेट्स बहुत बार क्या होता है, बिल्कुल हम अपने जीन से भी मिलते हुए आ रहे होते हैं, और बहुत बार होता है क्या है कि हम अपने आप में भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेट चेंजिंग करते हैं। सपोज आप देखो कि आप देखते होगे कि बहुत लोग ना किसी के फैमिली में ना मदर फादर में से कोई एक बहुत ही ब्राइट फेस का है, मतलब बहुत ही गोरा है, लेकिन फादर जो है उसके वो थोड़े से डार्क है, उसमें क्या होगा ना उनके चिल्ड्रन के अंदर ना ये चीज़ देखा जाएगा, एक बच्चा जो होगा ना वो काफ़ी डार्क होगा, एक बच्चा जो होगा ना वो काफ़ी ब्राइट होगा। तो ये चीज़ कहाँ से आई, ये लक्षण कहाँ से आया, लक्षण बेसिकली उसके पेरेंट्स से आया, ठीक है। बहुत बार हम हाइट में भी देखते हैं, कलर में भी, आई का कलर में भी देखते हैं, शेप में भी देखते हैं, ये सब चीज़ें सारी देखी जाती है। आओ हम देखते हैं ट्रेट्स, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिसको हम खुद ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे पूर्वज से हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो जैसे हम खुद ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है ना कि कोई भी जर्म सेल का जो हमारा बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं हो रहा होता, और ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन में ये चीज़ पास आउट हो रही होती है, और ना ही साथ साथ इवॉल्व हो रही होती है। मान सपोज जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, कान छिदवाना, नाक छिदवाना। अब एक बात बताओ, किसी के घर में देखोगे कि किसी की मम्मी जो है बहुत ज़्यादा ही कान छिदवाई हुई है साइड साइड से, उनके कान में एक नहीं 10-10 बालियाँ आ रही है। अब ज़रूरी है कि उनकी डॉटर में भी 10-10 बालियाँ वाली कान ही होंगे, नहीं, ये क्या है, ये उन्होंने एक्वायर्ड किया, इनको पसंद था। ये छोड़ो, बहुत सारे हम लोग देखते हैं ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के अंदर बहुत सारे में आप देखते होंगे कि कुछ लोग ना गर्दन ऊंचा करने के लिए एक लोहे का आयरन टाइप का अपने गर्दन में फंसा करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनका गर्दन लंबा हो, जिसका जितना ज़्यादा गर्दन लंबा होता है उसको उतना अच्छा ब्यूटीफुल माना जाता है। अब सेम चीज़ हर जनरेशन वाइज तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे हर कोई अपना वो गर्दन लंबा करने के लिए कुछ ना कुछ ला रहा है, लगा रहा है, तभी हो रहा है। अगर ऐसा रहता तो मान लो कोई एक करता और सबको वैसा ही हो जाता, ऐसा था तो सोचो कोई एक ही गोरा आदमी पैदा लेता और उसी का
देखा जाए तो पूरा दुनिया गोरा ही पैदा होता अगर ऐसा कुछ चेंजेस लाता, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ना लोग खुद ब खुद एक्वायर करते हैं, खुद ब खुद लेते हैं, खुद ब खुद ग्रहण करते हैं। उनको अपने इस जन्म में वो चीज़ रखना है। सपोज तुमको साधु बनना है, संत बनना है, तो तुम खुद ब खुद एक्वायर किए ना उस लक्षण को, उस व्यवहार को। ये नहीं ना है कि तुम साधु बने तो तुम्हारा बच्चा भी साधु ही बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यही चीज़ है एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स की। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है? जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, जो क्या करता है, हमारे जर्म सेल को चेंज करता है। ये हमारे प्रोजेनी से पास आउट होता है, यानी हमें पेरेंट्स से, हमारे जनरेशन से मिलती आ रहा है। इसके अंदर शायद इवोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि हमारा स्किन का कलर हो गया, हमारा आई का कलर हो गया। ये सब चीज़ क्या दिखाता है? हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स के रूप में, कि हमारे पापा का आई का कलर ये था तो मेरा भी आई का कलर हो सकता है। हमारा स्किन का कलर मतलब मेरे पूर्वज में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट थे, तो हो सकता है कि मे भी इनका बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। अच्छा, इनके पापा बहुत काले होंगे, तो हो सकता है कि इस जो पोता हो वो भी काला हो। ऐसा भी देखा जाता है, और हम जनरली अपने आसपास में सब चीज़ें देख ही रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं जीन्स के बारे में, कि जीन्स क्या होता है। जीन एक सेगमेंट है डीएनए का, जो कंट्रोल करता है किसी स्पेसिफिक लक्षण को, जो पास होगा हमारे पेरेंट्स से हमारे बच्चों के अंदर। ठीक है, जीन ही एक चीज़ है जो एक चीज़ को पकड़ता है और उसको पास आउट करता है। बेसिकली आप इसको याद रखने के लिए ये बात समझ लो। ये एक देखो, डीएनए के अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक, वो डीएनए जो बहुत सारा होगा, वो एक मिल करके क्रोमोसोम, क्रोमेटिन बनाएगा, क्रोमेटिन से फिर कंडेंस होकर के वो क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम जो हो जाएगा बेसिकली जीन्स के फॉर्म में ले लेगा। ठीक, अब वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक लक्षण, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट जो है अपने उसके पेरेंट्स से लेकर के उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करेगा। तो ये काम किसका हो गया? जीन्स का काम हो गया। जीन को आप बहुत अच्छे से समझ लो, जीन ही पूरा यहाँ रोल प्ले करता है, कौन कैसे क्या ट्रांसफर करता है उसके बारे में। अब एलीलीज क्या है? देखो, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम पेयर। अब अल्टरनेट पेयर के रूप में सेम जीन पे सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं? एलीलीज कहते हैं। Each individual inherits two alleles, one from each parent, which together control a particular trait. अब क्या होता है कि हर इंडिविजुअल इनहेरिट्स के अंदर दो एलील प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ से आए हुए रहते हैं? हर एक पेरेंट से आए हुए रहते हैं। और उनके अंदर क्या होता है कि वो जो उनके पेरेंट्स से आ रहा है, तो कोई कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करते हुए आ रहे होते हैं। सपोज किसी का आँख का कलर है, तो अब आँख का कलर वाला जो जीन है वो एक जीन कंटिन्यू होते आ रहा है, और एलीलीज के फॉर्म में वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेम पोजीशन पे क्रोमोसोम के अंदर पेयर के रूप में। ठीक है, और वो फिर क्या करेगा? ट्रांसफर करवाएगा आगे जा करके। आओ अब हम देखते हैं एलील। एलील किस तरह का होता है? एक डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट मतलब बेसिकली ये होता है कि दबदबा बनाना, ये याद रखना। डोमिनेंट मतलब अपना दबदबा रखना किसी चीज़ को। तो डोमिनेंट एलील जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर एलील होता है बाकी दो एलील्स के कंपेयर में। ठीक है, ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर में। सपोज जैसे कि हम टॉलेस्ट की बात करते हैं, तो हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनेंट एलील को, तो कैपिटल लेटर में टी के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वही रिसेसिव में क्या होता है? ये ना वीकर एलील होते हैं कंपेयर टू दूसरे एलील से। ये हमेशा जो रिप्रेजेंट होते हैं लोअर केस लेटर, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट लेटर जो होता है उससे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है डोमिनेंट ट्रेट को। और ये क्या करता है? सप्रेस हो जाता है प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। मतलब जब सोच लो तुम थोड़े से अगर छोटे हो हाइट में, कोई बहुत बड़ा वाला हाइट है, तो तुमको ऑब्वियस ही बात है दबदबा दिखा करके दबा सकता है। वही चीज़ है कि डोमिनेंट एलील अपना दबदबा दिखाता है और अपना जीन जो है वो ट्रांसफर करता है। वही रिसेसिव वाला नहीं कर पाता है डोमिनेंट होने की वजह से, इसलिए उसको शांत रहना पड़ जाता है। ठीक है, जब एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, जब अगर दोनों होगा तो उसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस, यानी कि दोनों एलील डोमिनेंट हो गया तो उसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस। वहीं अगर दोनों अलग अलग हो गए तो क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। लेकिन अगर वहीं क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है ट्रांसफर हो गया स्मॉल ही वाला, तो वहाँ क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे, जैसे कि स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है। देखो, होमोजाइगेशन क्या होता है? इसके अंदर जो दोनों एलील जो है ना सेम टू सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। देखो, ये वाला एलील जो है और ये वाला एलील जो है बिल्कुल सेम है, नीचे भी पिंक कलर, यहाँ भी ब्लू कलर, यही चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि ये किसी भी तरह का हो सकता है, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। मान लो सपोज दोनों के पेरेंट्स का हाइट छोटा हो गया, मतलब दोनों मदर फादर दोनों के हाइट छोटा है, तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट हो सकता है कि बच्चे का भी हाइट छोटा हो सकता है।
इसीलिए बहुत बार वो लोग बोलते होंगे कि छोटी हाइट वाले लड़कों से हमें शादी नहीं करनी, छोटी हाइट वाली लड़कियां हमें नहीं लानी, क्योंकि मेरे मतलब क्यों मेरे जनरेशन में छोटा हाइट चला आएगा इस वजह से। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्योर ट्रेट, प्योर लक्षण जो दिखाता है इसमें, मतलब इसमें कोई भी गड़बड़ी है ही नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्योर ट्रेट। लेकिन वही हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसमें दोनों एलील अलग होते हैं। देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर है, यहाँ एक पिंक कलर है, यहाँ पिंक है, यहाँ एक ब्लू है, लेकिन इसमें क्या था, सेम था, तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंस हो गया दोनों में। इसमें क्या होता है, एक जो है डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा ना कि जो डोमिनेंट वाला होगा ट्रिट, वो अपना प्रेजेंस दिखाएगा, अपना दबदबा दिखाएगा, लेकिन वही जो रिसेसिव वाला है वो अपना दबदबा नहीं दिखाएगा। तो वो अपना कोई भी छाप नहीं छोड़ेगा, डोमिनेंट का जो होगा वो अपना छाप छोड़ेगा, बच्चे के अंदर वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा। आओ अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जेनोटाइप क्या होता है और फेनोटाइप क्या होता है। जेनोटाइप जो है वो द यूनिक डीएनए सीक्वेंस और एलील कॉम्बिनेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। कोई यूनिक डीएनए सीक्वेंस जो आ रहा है किसके कॉम्बिनेशन में, एलील के कॉम्बिनेशन में, कहाँ, हमारे पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, वही फेनोटाइप में क्या होता है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स लाइक अपीयरेंस, बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट, जो हमारे किसी न किसी आउटर इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर कोई ना कोई एक बाहरी आवरण की वजह से जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे, फेनोटाइप। मतलब जीनोटाइप में जहाँ आपका जीन का ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ आपका जीन ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, उसको क्या कहेंगे, जेनोटाइप। लेकिन जो बाहरी फिजिकली बोल सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको देख के अगर कुछ भी चीज़ चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फेनोटाइप। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखना, कोई भूलने वाली चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हम F1 और F2 जनरेशन देखते हैं कि अब हम F1 जब बात करेंगे तो F1 क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, जब पहली बार दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं और उस वक्त में जो प्रूव ब्रीडिंग बनता है, प्योर ब्रीडिंग, वही कहलाता है क्या, F1 जनरेशन। उसी को क्या कहते हैं हम, F1 जनरेशन। सपोज देख लो यहाँ पर्पल फ्लावर आपस में क्रॉस हुआ और क्रॉस होने के बाद क्या बना, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन निकल करके आया कि पर्पल पर्पल है तो उसमें ऐसा है। तो ये फर्स्ट जनरेशन है जहाँ हम ये देखते हैं आपस में फर्स्ट जनरेशन में दो पेरेंट्स के बीच में ही क्रॉस होता है। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है कि सेल्फ क्रॉसिंग हो रही होती है, इंटर क्रॉसिंग हो रही होती है इंडिविजुअल्स के अंदर। वो किससे रिलेटेड होता है, F1 जनरेशन से रिलेटेड होता है। अब देखो हम जीन जीन तो बात कर रहे हैं, अभी हम सबसे बड़े टर्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी का, सॉरी एक मिनट कुछ हो गया। जेनेटिक्स जो है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है स्टडी से, किसके, हेरिडिटी के स्टडी से, और ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो हेरिडिटी और जो वेरिएशन और वो जो ट्रेट्स की बात हम करते आ रहे हैं उसके ट्रांसफ़र को पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग के अंदर, इन सब के बारे में जो डिटेल हिस्ट्री बताता है उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के सबसे पहले फादर किसको कहा जाता है, जॉर्ज मेंडल साहब को। आप सब जानते हैं जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मेंडल बहुत फेमस साइंटिस्ट है। जैसे न्यूटन्स फेमस साइंटिस्ट है वैसे जॉर्ज मेंडल बायोलॉजी में फेमस साइंटिस्ट है। अब वही चलो ठीक है, जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन जेनेटिक्स टर्म किसने सबसे पहली बार बोला था, क्वाइन द टर्म इज विलियम बेटसन। विलियम बेटसन जो थे उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स नाम रखा। तो देखो, नाम रखना और किसी को उसके बारे में विख्यात करना अलग होता है। सपोज तुम्हारा नाम राहुल है, सोनी है, केशव है, कुछ भी नाम रखा है तुम्हारा। अब वो केशव नाम जो तुम्हारा रखाया, वो केशव नाम कैसे रखाया, तुम्हारे किसी न किसी ने, अपने लोकल लोगों ने, शायद तुम्हारे जो साथ रह रहे हैं उन्होंने तुम्हारा नाम केशव रखा। लेकिन अब केशव बहुत बड़ा आदमी बन गया, ये चीज़ कैसे हुआ, किसी के पढ़ने पढ़ाने से जानने से बन गया, तो वो वहाँ फेमस हो गया। फेमस होने के बाद तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी लोगों को होने लगी, सारा बात बताने लगा। वो एक फेमस होना अलग चीज़ हुआ और एक नाम रखना अलग चीज़ हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जेनेटिक्स नाम जो था वो किसने रखा, विलियम बेटसन ने। लेकिन जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स की पूरी हिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री किसने निकाली, हमारे जॉर्ज मेंडल साहब ने। ठीक है, और मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है, कैसे है, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में देखते हैं। मेंडल यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ ए गार्डन पीस।
मेंटर सबसे पहले अपने बगीचे में गए, ठीक है। उनको अपने बगीचे में एक बहुत ही अनोखा चीज़ दिखा। उनके बगीचे में बहुत सारे मटर के दाने लगे हुए थे। उन्होंने बहुत सारे उस मटर के दाने में वेरिएशन देखा। कोई मटर का दाना बहुत ही राउंड होता था, कोई जो होता था वो तिरछा टाइप का होता था, कोई दाना बहुत बड़ा होता था, कोई पेड़ बहुत छोटा होता। किसी का कलर जो है फ्लावर का वाइट होता था, किसी का वॉयलेट होता था। ये सारी चीज़ें, तो जब कलर के बारे में देखा, शेप के बारे में देखा, साथ ही साथ उसके हाइट के बारे में देखा, तो उनको बड़ा वो हुआ कि सेम चीज़ तो हमारे ह्यूमन बींग्स में भी हो रहा है, पर ये हो क्यों रहा है, ये पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने पी प्लांट्स को चुना अपने रिसर्च के लिए। और पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम स्टेवम। पाइसम स्टेवियम जो है उसका नाम है। आपको याद रखना, आपको ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटिवियम। ये ये कैरेक्टर क्या करता है, ये बेसिकली देखने के लिए इन्होंने चुना कि टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, उनके प्रोजेनी के अंदर क्रॉस, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखने का स्टार्ट किया। और उन्होंने फाइनली जा करके एक ये जो है ट्रेड का डिफरेंसेस तैयार किया, जहाँ उन्होंने दिखाया कि डोमिनेट ट्रेड क्या है और रिसेसिव ट्रेड क्या है। डोमिनेट ट्रेड के अंदर राउंड आता है, येलो आता है कलर वाइज, ग्रीन आता है, फुल आता है, टॉल आता है, एटलीस्ट जिनका आता है, पर्पल कलर आता है और वाइट कलर आता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने स्टडीज़ के थ्रू इन सब चीज़ों को इजीली से खोजा और देखा। अब देखो क्यों पी प्लांट को ही चूज़ किया, क्यों? क्योंकि पी प्लांट के अंदर इनको आसानी से कोई भी वेरिएशन दिख जाता था, जैसे कि छोटा हो, बड़ा हो, दिस हो, डैट हो, जो भी हो, कलर वाइज हो, रिंकल शेप्ड वाइज हो, इसलिए इन्होंने पी प्लांट्स को चुना। तीसरा, सबसे शॉर्ट लाइफ साइकिल था इस पी प्लांट्स का। इस वजह से मान लो आप कोई चीज़, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च में क्या होता है ना कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बैक टू बैक रिसर्च में हर चीज़ एक ही बार में नहीं बन जाता है। बहुत बार फेल होता है, बहुत बार निकलता है, बहुत बार नहीं निकला, कभी कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस चाहिए। तो पी प्लांट ही एक ऐसा मतलब प्लांट था जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का था, तो इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सकता था, इजीली इसके अंदर वेरिएशन देखा जा सकता था। साथ ही साथ इसको ईजिली ग्रो कर सकते थे और मेंटेन भी कर सकते थे, कोई स्पेशली इसमें खाद, पानी, मिट्टी, ये वो दिस डैट नहीं चाहिए था, इसलिए इनके ईजिली के बोल सकते हैं सस्ता रूप में यूज़ करने के लिए इन्होंने पी प्लांट का यूज़ किया, ठीक है। और दूसरा बात, नॉर्मली जो पी प्लांट जो होता है ना वो सेल्फ पॉलिनेट कर जाता है, मतलब इसके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन दिखाया गया खुद ब खुद, मतलब इनको कराना नहीं होता, ये खुद ब खुद कर लेते हैं और इनको इनके अंदर वेरिएशन इजीली देखा जा सकता है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट्स का यूज़ किया। तो आपको चीज़ याद रखना, क्योंकि ये क्यों नोटिसेबल किया गया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होता है, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, साथ साथ ये ईजिली ग्रो किया जा सकता है और मेंटेन भी किया जा सकता है, और इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ईजिली देखा गया है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखना। आओ अब हम इनका सबसे पहला क्रॉस देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक क्रॉस, दो प्लांट्स के बीच में, सेम स्पेसीज के बीच में क्रॉस होने के बाद जो नया कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण या ट्रेड देखा आता है उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। जैसे कि इन्होंने एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट लिया, उन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, इन्होंने देखा क्या कि जो डोमिनेंट एलीली था वो यहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंट हो गया, मतलब सारे के सारे टॉल प्लांट ही हो गए। फिर इन्हें एक बार क्रॉस कराया, फर्स्ट टाइम के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। फिर इन्होंने दूसरी बार क्रॉस कराया, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, एक टॉल प्लांट को लिया और दूसरे टॉल प्लांट को लिया, उसको अगर जब क्रॉस करा के देखा तो उसके अंदर इन्होंने वेरिएशन देखा कि 3 टॉल प्लांट्स हो गया और एक शॉर्ट प्लांट हो गया, यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्या देख लिया, बेसिकली 3:1 का डिफरेंस देख लिया। अब इनके माथा में बहुत ज़्यादा ये बात खनका कि 3:1 कैसे आया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ड्वार्फ प्लांट भी लिया था, यानी फर्स्ट जनरेशन में शॉर्ट प्लांट भी लिया था। अब F2 जनरेशन में उसका उन्होंने रिजल्ट भी देखा, ठीक है। तो इसलिए इनको ये बात क्लिक किया कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल हुए क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव की बात थी, लेकिन F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट्स को देखने को मिला। वहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरह की बातें को उन्होंने ईजिली देखे, तो वहाँ वो देखे कि टॉलनेस और शॉर्टनेस जो है इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है जनरेशन टू जनरेशन। ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो है क्या रेशियो था, 3:1 का। ये रेशियो हमें याद रखना है, ये हमारे एग्जाम्स में पूछता है।
नेक्स्ट इन्होंने किया डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या था, ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट था दो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हाइब्रिड फॉर्म में थे, ठीक है। उनको दो डिफरेंट ट्रेट्स के साथ आपस में कंबाइन करा दिया गया फर्स्ट जनरेशन में। वहाँ क्या हुआ, वो दो पेयर के रूप में फॉर्म किया और नया कैरेक्टर लेकर के उन कैरेक्टर, जैसे कि उन्होंने क्या चूज किया, दो एक राउंड और ग्रीन कलर का जो था उनका सीड वो चूज कर लिया, और एक रिंकल और येलो कलर का सीड जो था उनको चूज कर लिया, और आपस में उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराया। तो वहाँ फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस किए तो सारे के सारे क्या हो गया, जो डोमिनेंट थे राउंड और येलो वही रिप्रेजेंट हुए। फिर सेकंड जनरेशन उनको वापस से रिक्रॉस कराया, तो वहाँ क्या हो गया, नए पेरेंटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो गया, नया रिकॉम्बिनेशन देखा गया, जिसका रेशियो क्या रखा गया, 9:3:3:1। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है कि आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है, 9:3:3:1। ये आपका कहाँ आता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। वही मोनोहाइब्रिड में हमने क्या पढ़ा था, 3:1 का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। ये चीज़ है, ये दिखाता है सीड्स के शेप का और सीड के कलर का चेंज के बारे में। आओ हम देखते हैं रूल क्या है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के। उनका इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड इक्वली बाय जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। देखो, कोई भी ट्रांसफर जो है हमारे ट्रेट्स हमारे अंदर से हमारे ऑफस्प्रिंग में जाता है, वो इक्वल ट्रांसफरेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। दोनों का इक्वल जो है जीन्स जो आपस में आता है, मिलता है, कोलैप्स करके एक न्यू फॉर्मेशन करता है। ईच चाइल्ड इनहेरिटेंस टू एलील फॉर अ ट्रेट, वन फ्रॉम द मदर एंड अदर फ्रॉम द फादर। दो, एक अपने उसके माँ से आता है, दूसरे उसके पिता के पास से आता है, दोनों आपस में कंबाइन करके ही नए बच्चे का फॉर्मेशन करते हैं। द ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन द चाइल्ड फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट ओवर अ सेंचुरी। बहुत साल पहले जो मेंडल ने एक ट्रेट लाया इस चेंजेस को दिखाने के लिए कुछ लॉ के बारे में, वो देखो क्या था। पहला उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात देखो, यहाँ डोमिनेंट एलील की बात की गई, जो कि जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को सप्रेस कर देगा और डोमिनेंट वाला जो है वो फीचर दिखाई देगा। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन आया, वो दिखाता है कि सेकंड जनरेशन में जाने के बाद भी ये चेंजेस दिखा सकता है। और थर्ड लॉ आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर क्या हो गया कि अगर आप दो डिफरेंट एलील को आपस में कंबाइन करते हो और फिर एक नया एलील फॉर्म होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखे को मिल सकता है। ये किसके ऊपर रिप्रेजेंट था, डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम वहाँ पे बताएंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस को। लेकिन वही जब बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। आओ हम इन सारे लॉ को डिटेल में देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस्ड ओनली वन ट्रेट्स अपीयर इन F1 जनरेशन, द एक्सप्रेस्ड ट्रेट इज डोमिनेंट व्हाइल द हिडन ट्रेट इज रिसेसिव। जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार जब हम आपस में दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एलीलीज का ही जो है वो दिखाई देगा रिजल्ट, ना कि हमारे रिसेसिव को दिखाई देगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टू एलील ऑफ ए जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील, इंश्योर प्योर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। अब जब हम गैमेट्स के अंदर देखते हैं, जब दो एलील आता है अलग अलग पेरेंट्स से, तो उस वक्त में क्या होता है, हर एलील जो है ना एक गैमेट को कैरी कर रहा होता है, और वही कारण क्या बनता है, इनहेरिटेंस का, यानी कि डिफरेंसेस का हमारे अंदर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा गया, जब दो डिफरेंट ट्रेट आपस में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एलील जो होता है एक ट्रेट का वो सेपरेट होता है कंप्लीटली दूसरे ट्रेट से, और उसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीटली एक नया होता है, एक नया तरीका का फॉर्म होता है, जो कि हम देखे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। देखो, इसके बारे में हम सब बहुत बचपन से ही जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जहां हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मेल और फीमेल के बीच में कैसे कंबाइन हो रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है वही बात है, यहाँ पे डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है सेक्स का, वो भी देखो। इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में बात करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर।
जैसे टेम्परेचर के अंदर बात करते हैं तो रेप्टाइल्स की बात आएगी, और साइज ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो मैरीन वॉर्म्स की बात आएगी। वही जेनेटिक फैक्टर देखते हैं तो उसके अंदर इन्वायरमेंट होता है और जेनेटिक्स होता है जो उसके पेरेंट्स से आ रहा होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लड़का के लिए और लड़की के लिए दो तरह का सिंबल का यूज़ करते हैं। जो एक सिंबल है जो आपके बॉयज़ के लिए यूज़ होता है वो होता है XY, और वही, सॉरी ये एक्स लग रहा है, 1 मिनट, ओफो, एक्स और वाई जो है वो आपके बॉयज़ के लिए होता है, वही एक्स एक्स जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है। ये याद रखना, ये बॉयज़ के लिए होता है। और जब ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो क्या बनाते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। या तो ये बॉय बना सकते हैं, या फिर ये गर्ल बना सकते हैं, या फिर ये बॉय और गर्ल दोनों बना सकते हैं। ये भी होता है, कभी कभी ट्विंस जब होता है तो उसमें ये चीज़ देखा आता है। तो ये चीज़ बेसिकली डिटरमाइन करता है बहुत सारे रीजन। जेनेटिक्स फैक्टर्स में हमने बताया इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स जो उसके पेरेंट्स से कंटिन्यूसली चलते आ रहा है। वही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि अगर हम बॉडी का साइज देखें तो जो हमारे समुद्री जीव है उनका बॉडी का साइज अलग है कंपेरेटिव टू जो लैंड पे रह रहे हैं। टेम्परेचर की बात करें तो रेप्टाइल्स को जो होता है बहुत ही हार्ड टेम्परेचर में रहने की आदत होती है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बींग को हार्ड टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं होती है। तो ये सारा चीज़ फैक्टर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट हेरिडिटी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। होपफुली आप सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को बहुत ही एकदम केयरफुली के साथ सुने हो और ध्यान लगाए हो। अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट डे जो है बहुत सारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे इस हेरिडिटी चैप्टर से। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पार्ट है एक नए ब्रांच का हमारे बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जो एटलीस्ट आपको आइडिया देगा, आपको एक विजुअलाइजेशन देगा कि हमको कैसे अपने कॉपी को लिखना है, समझना है और बताना है आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब जो है हमें बहुत ही मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हम न्यू वीडियो को बनाते हैं। और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर रीच आउट हो गए हैं। आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट ने मुझे बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड किया। एक टाइम था जब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, लेकिन आज कम से कम मेरे पास 102 लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ईजी नहीं होता है सिंपल फेस और सिंपल आइडियाज़ के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना और एक प्लेटफॉर्म पे अपना जगह बना पाना। तो प्लीज़ आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी लोगों को रीच आउट कर सकूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू साझा कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।